हेलो बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के नेक्स्ट लेक्चर में आपको आज जो बताएंगे कुछ फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट, और या फिर जो लाइन फोर्स लाइन है उसी को बोलते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट और बताएंगे। फ्लक्स क्या होता है और मे भी हो सकता है गॉस लॉ भी बता दें, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है फील्ड लाइन कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है कि फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फील्ड लाइंस क्या है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं और इसमें क्या क्या टर्म्स होंगे, कैसे टर्म्स होंगे, उसको देखते जाइए और समझते जाइए। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जस्ट सपोज़ कि अगर हमारे पास क्या फील्ड लाइन कैसे बनेगी, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अगर कोई चार्ज है आपके पास और चार्ज क्या है कि मान लो ये थोड़ी देर प्लस का चार्ज है या क्या माइनस का भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, तो ये फील्ड लाइन कैसे बनाएगा। देखिए एग्जैक्टली होता क्या है कि जैसे ये चार्ज है तो ये क्या करेगा, जैसे कि ये प्लस का चार्ज है मान लो, तो ये इसका ये क्या करेगा, हर एक डायरेक्शन में, ईच एंड एवरी डायरेक्शन में क्या करेगा, इस तरह से कुछ कुछ लाइंस को क्रिएट करेगा इस तरह से, और ऐसे ही बहुत सारी लाइंस होंगी, है ना। तो अब मुझे करना क्या है, मैं थोड़ा सा ये समझिए कि मैंने क्या किया कि एक एरिया मैंने सिलेक्ट किया। जस्ट सपोज़ मैंने ये एरिया सिलेक्ट किया इस तरह से, इसी को सिलेक्ट कर लिया। तो ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये किसको शो कर रहा है, फील्ड लाइन को, ठीक है। अब इसमें मैं बहुत सारी ऐसे ही लाइंस निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको डार्क लाइन भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। मैं इसको डॉटेड में ही शो कर रहा हूँ। तो इस तरह से अगर आप देखो तो ऐसे बहुत सारे लाइंस बनेंगी, किसके कारण, ड्यू टू क्यू चार्ज, है ना, ड्यू टू क्यू चार्ज। ये क्यू चार्ज क्या कर रहा है, ऐसे ही बहुत सारी लाइन बना रहा है। ये तो मैंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनाया है, आपका हो सकता है कि वो क्या करे, मतलब होता ये है कि ये जो क्यू है ये ईच एंड एवरी डायरेक्शन में इस तरह की लाइन बनाता है। मैं एक पर्टिकुलर छोटा सा एरिया ले रहा हूँ, वो ये है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो होता क्या है कि जैसे कि ये कोई भी चार्ज है, प्लस का हो माइनस का चार्ज हो, तो ये क्या करता है कि अपनी एक अपना एक बाउंडेड रीजन बनाता है, जो कि इन लाइंस के थ्रू होता है ना। तो ये लाइंस क्या करते हैं, ये लाइंस बाउंडेड रीजन बनाते हैं, जिसको कि हमने पीछे प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, उस पूरे बाउंडेड रीजन को। और उसमें जो लाइंस होते हैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी बोला जाता है, ठीक है ना। फोर्स लाइन भी आप इसको बोल सकते हो। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि जैसा कि अगर आप इसको 2D में लोगे, मान लो, तो जस्ट इसके दो केस मैं ले लेता हूँ। जस्ट सपोज़ कि अगर ये 2D में है, ठीक है ना, ये जो मैंने क्यू चार्ज बनाया 2D में तो क्या होगा, और 3D में तो क्या होगा। तो पहले तो 2D में एग्जैक्टली होगा क्या कि जस्ट सपोज़ कि एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, और इसके बीच में ऐसे बहुत सारी लाइन है ना, ऐसे बहुत सारी फील्ड लाइंस हैं, और चार्ज यहाँ कहीं पर है। तो होगा क्या कि आप देखो कि अगर मैं इस ए वाले लाइन से बी वाले लाइन को पकड़ूं, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि ये यहाँ से यहाँ तक अगर ये मूव कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमारा क्या होता है, सीधी सी बात है, इसको आर्क बोलते हैं। और जस्ट सपोज़ कि ये एंगल जो होगा, ये क्यू की मतलब सेंटर यानी कि जहाँ पर क्यू है वो एंगल कितना बना रहा है, ये बना रहा है थीटा। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैंने क्या ले लिया, आर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू 2 डायमेंशनल सिनेरियो ये क्या होगा कि यहाँ पर एंगल का अगर आप फार्मूला लगा दो, तो एंगल का फार्मूला आपका आता है क्या, थीटा आर्क अपॉन रेडियस, ये आता है फार्मूला, ठीक है ना, एंगल का। तो आर्क यहाँ से अगर आप देखो तो ये ए बी आर्क है, तो आप इसको देख सकते हो कि ए बी आर्क है, और रेडियस आपका यहाँ से यहाँ तक आर है ना। तो अब इसको एक चीज़ देखो कि अगर आर्क, क्योंकि आर्क तो एक लेंथ ही होती है, देखो यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ ही है। तो जस्ट सपोज कि मैंने क्या किया, यहाँ पे जो थीटा पिक किया है, तो आर्क को मैंने क्या ले लिया, ए बी आर्क जो है इसको मैंने ले लिया कितना, जो एक
एक छोटा सा एरिया कवर कर रहा है, तो जैसे सपोज उसको डेल्टा एल ले लिया और बाई आर। तो अगर मैं 2 डायमेंशन में जाऊं तो ये जो चार्ज है इतना एंगल से इतना एंगल शो करेगा, ठीक है ना। बट अगर इसी चीज़ को मैं अगर 3D में लूँ, क्योंकि 2D भी हो सकता है और 3D भी, पर क्योंकि डेली लाइफ में हम देखते हैं हमारी सारी चीज़ें कैसी होती है, 3D होती हैं। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, यहाँ 3D को भी एज्यूम करेंगे। तो 3D को जब एज्यूम करोगे आप, तो आपके पास क्या होगा, देखो ये प्लस क्यू का चार्ज है। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे है, और जितनी भी फील्ड लाइन्स अगर आप बना रहे हो, ठीक है ना, तो आप फील्ड लाइन जब बना रहे हो तो ये एक 3D उसको शो करेगा। तो 3D में कैसा है, ये पूरा एक इस तरह से कोन टाइप का बन जाएगा, है ना। तो ये जस्ट कोन टाइप का बन जाएगा। तो अगर आप देखो तो ये प्लस क्यू चार्ज है। अगर आपका यहाँ का इनिशियल ये इतना पार्ट देखो और फिर ये मिडल वन पार्ट देखो ऐसे करके, है ना। तो होता क्या है कि आप जैसे जैसे डिस्टेंस पे जाओगे, और ये जो मैंने सर्किल लिया हुआ है, ये आपका क्या है, ये नियर टू चार्ज से लेकर कहाँ तक, एक डिस्टेंस तक होगा, ठीक है ना। अब ये डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जा रहा है। जैसे पहले ये वाला सर्किल ले लिया मैंने, ठीक है ना, फर्स्ट, फिर उसके बाद मैंने सेकंड ले लिया, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने थर्ड सर्किल ले लिया। तो आप देखो इस चार्ज से इनका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। अब होता क्या है कि जो नियर वाला सर्किल है उसके पास सबसे ज़्यादा फील्ड लाइन्स आपको देखने को मिलेंगी डेंसिटी के साथ, और जैसे जैसे ये आगे जाएंगी फील्ड लाइन्स, ये इनका डेंसिटी थोड़ा थोड़ा लो होता चला जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये फील्ड लाइन बाहर आएंगी, है ना, इस तरह से फील्ड लाइन ये बाहर आएंगी। अब मुझे पता है कि अगर 2D है तो इसको तो मैं बोलता हूँ एंगल सिर्फ, बट अगर 3D में अगर आप देखो कोई भी एक, इनमें से कोई भी एक सर्किल ले लो, तो इस सर्किल से जितनी भी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके लिए जो हम फार्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं सॉलिड एंगल का, सॉलिड एंगल। 3D में सॉलिड एंगल चलता है और 2D में नॉर्मल एंगल चलता है। सॉलिड एंगल को मैं किससे दिखा सकता हूँ, इसको मैं दिखा सकता हूँ डेल्टा ओमेगा से, ठीक है। और आप चाहो तो इसको डेल्टा थीटा, क्योंकि छोटा सा था, तो इसको आप चाहो तो डेल्टा थीटा से भी दिखा सकते हो, तो इसको डेल्टा थीटा से दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, थीटा से भी दिखा सकते हो। अब सॉलिड एंगल को डेल्टा, मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी, डेल्टा ओम, ठीक है ना। तो ये ओम का साइन है, आप क्योंकि एनसीईआरटी में इसको ओम से ही दिखाते हैं, तो मैं इसको ओम से दिखा देता हूँ। आप चाहो तो दूसरा किसी एंगल से दिखा सकते हो, ओमेगा या समथिंग कुछ भी, तो डेल्टा ओम का यूज़ कर लिया। तो ये सॉलिड एंगल एक्चुअली क्या होता है कि जब 2D में यहाँ पर आर्क होता है तो 3D में यहाँ पर आर्क नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, सरफेस, क्या होगा, सरफेस एरिया, ठीक है। तो और वो सरफेस एरिया क्या है, डेल्टा एस। और ये सरफेस एरिया कितना होगा, जैसे सपोज ये मैं लास्ट वन ले रहा हूँ, तो ये पूरा सरफेस एरिया है, ये डेल्टा एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये डेल्टा एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनके बीच का सेपरेशन वही है आर, है ना, इनके बीच का सेपरेशन वही है आर, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं देखूँ हाँ सॉरी, यहाँ पर ये क्या होगा, सॉरी, डिस्टेंस इसमें सॉलिड एंगल में आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप देख ही रहे हो। अब अगर आप देख रहे हो कि 2D में तो ये आ रहा है और 3D में अगर आप देखते हो डेली लाइफ में, तो ये आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं अगर यहाँ पे, ये जो दो चीज़ें मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, इसको अगर मैं यहाँ पे जो ओरिजिनल जो मैं बना रहा था उसमें देखूँ, तो अगर आप इसको देखो, बाउंडेड रीजन अगर मैं लेता हूँ, ये पहला बाउंडेड रीजन है, देन इसके बाद अगर आप बड़ा वाला बाउंडेड रीजन जो दूर का है उसको अगर आप ऐसे ले लोगे तो इस तरह से, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे क्या किया कि इस बाउंडेड रीजन को कुछ, इस बाउंडेड रीजन पर कोई पर्टिकुलर कोई पॉइंट दे दिया, मान लो इस बाउंडेड रीजन पर जो पॉइंट है वो P1 है, और इस बाउंडेड रीजन पर कोई पॉइंट है वो है P2, ठीक है ना, दो पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंट के लिए अगर मैं देखूँ तो कितना फील्ड लाइन मुझे देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं देखूँ ये जो पास वाला जो एरिया है, अगर मैंने इसका एक छोटा सा एरिया ले लिया, ये, ठीक है ना, इसको मैंने बता दिया मान लो R, और एक जो दूर का एरिया मैंने ले लिया, जो ऐसे फील्ड लाइन बाहर की तरफ आएंगी, ऐसे दूर तक जाएगी, मैंने तो एक छोटा सा इसका एरिया कवर किया। तो मान लो यहाँ पर एक एरिया ये है, और ये इसका ये एरिया कितना है S। तो अगर आप देखो ये जो रेक्टेंगल एरिया मैंने दो लिए हैं, तो ये वाला एरिया नियर टू चार्ज पड़ रहा है, और ये वाला एरिया ये क्या है, चार्ज से काफ़ी डिस्टेंस पर है। तो इसलिए देखो जो नियर होगा उसमें हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइन पास हो रहा होगा,
तो यहाँ पर नियर वाले पॉइंट मतलब नियर वाले एरिया में ये जो फील्ड लाइन से फील्ड लाइन जो होंगी वो कैसी होंगी, स्ट्रांग होंगी। कैसी होंगी, स्ट्रांग होंगी। और जितना हम एरिया दूर लेंगे इस चार्ज से, ये एरिया मेरा काफ़ी डिस्टेंस पर है, तो इस एरिया पर आपका जो फील्ड होगा वो कैसा होगा, वीक होगा, है ना। तो जो फील्ड लाइंस हैं वो कम होंगी तो फील्ड कैसा होगा, वीक होगा। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, ये वीक फील्ड होगा, है ना। क्योंकि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा तो जो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस है वो आपकी क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है यहाँ पर। और मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूँ तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक देखो फील्ड लाइंस ये आपकी क्या होंगे, ये जितना डिस्टेंस पे आप जाओगे तो फील्ड लाइंस कम होती चली जाएंगी और उनका डेंसिटी जो है वो लो होता चला जाएगा। तो यहाँ पर डेंसिटी इस वाले एरिया में ज़्यादा होगी और इस वाले एरिया में थोड़ा सा कम होगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप समझ रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4πε0 और Q यानी कि चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस आप बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। दैट्स वाई क्या होता है कि दूर के एरिया में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ये जो फील्ड लाइंस जो पास हो रही है वो थोड़ी उसकी डेंसिटी लो हो जाएगी। अब बात आ रही कि मैंने यहाँ पे इस चीज़ को तो बता दिया, बट एक चीज़ और आप देखो, ये जो मैंने एक सर्कुलर ये पाथ लिया हुआ है जिस पर P1 पॉइंट है और इस पर P2 पॉइंट है, तो अगर मैं इस पर देखूँ कि एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, अभी सॉलिड एंगल मैंने जस्ट नीचे बताया, तो एरिया कैसे निकालेंगे, ये डेल्टा एस एरिया है। तो इस पाथ के लिए मान लो कि यहाँ से चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी है, R1 है। तो P1 पर जो अगर आप देखोगे कि जस्ट सपोज इसको मैंने ले लिया डेल्टा ओम, ठीक है ना, इसको मैंने ले लिया डेल्टा ओम और इक्वल टू डेल्टा एस बाई R1 स्क्वायर, ऐसा मैंने ले लिया, ठीक है ना। तो ये ले लिया। अब इस वाले का इसका एरिया को मैंने चाहो तो मैं इसको S1 कर देता हूँ, और ये जो बड़ा वाला एरिया है जिस पे P2 मैंने लिया, इसका कितना हो जाएगा, इसका P2 का कितना हो जाएगा, ये होगा डेल्टा ओम और ये हो जाएगा डेल्टा S2 बाई कितना, R2 का स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ से सरफेस एरिया देखो इसका कितना आएगा, तो सरफेस एरिया डेल्टा S1 यहाँ से निकल कर आएगा डेल्टा ओम इंटू R1 का स्क्वायर। तो इतना सरफेस एरिया होगा इस P पॉइंट के लिए, इस P1 पॉइंट के लिए, जो कि इस सरफेस पर एग्जिट कर रहा है, ठीक है ना, इस सरफेस पर एग्जिस्ट कर रहा है। और इस सरफेस पर जो टोटल सरफेस एरिया है वो इतना निकल कर आएगा, और इसमें से जितनी भी फील्ड लाइन पास हो रही है उसकी डेंसिटी क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये चार्ज के पास है। जो चार्ज के पास होगा उस एरिया से ज़्यादा फील्ड लाइन पास होती है ना। तो ये चीज़ आती है। इसी तरह से अगर मैं दूर कर देखूँ तो यहाँ से अगर डेल्टा S2 अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो डेल्टा S2 कितना निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा डेल्टा ओमेगा बोल रहा हूँ बार बार, ओम और R2 स्क्वायर। तो ये सरफेस एरिया इसका हो जाएगा। तो इसी तरह से हम जितना डिस्टेंस पर जाएंगे तो सॉलिड एंगल के थ्रू ये हमारे पास क्या होगा, इतना ही सरफेस एरिया आपका बढ़ता चला जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सीधी सी बात है फील्ड लाइन की डेंसिटी लो हो जाएगी, है ना। सरफेस एरिया से क्या होगा, फील्ड लाइन की डेंसिटी लो हो जाएगी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ फील्ड लाइन कम होती चली जाएंगी, उनका बीच का गैप बढ़ता चला जाएगा। और जितना ज़्यादा डेंसिटी कम होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और जितना ज़्यादा जितना डेंसिटी कम होगा उतना ही वो फील्ड वीक होगा, और जितना डेंसिटी स्ट्रांग होगा मतलब ज़्यादा होगा तो वो फील्ड लाइन उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। सीधी सी बात है ना। तो इसलिए हमको याद रखना है कि अगर एक छोटे से एरिया से जितना भी फील्ड लाइन पास हो रहा है वो हमारा क्या करेगा, स्ट्रांग फील्ड को बनाएगा, ठीक है। और अगर एक बड़ा सा एरिया है उसमें से जो फील्ड लाइन पास होगा तो आप देखो उसके बीच में गैप ज़्यादा होगा ऐसे करके, तो ये वीक होगा। तो इसको हम वीक बोल सकते हैं फील्ड, और इसको स्ट्रांग बोल सकते हैं, जैसा कि ऊपर मैंने डेल्टा S1 और डेल्टा S2 का केस दिखा दिया, स्ट्रांग, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमको ये चीज़ समझना है कि ये जो फील्ड लाइन निकल रही है ना, तो फील्ड लाइन अगर निकल रही तो अगर मैंने चलो फील्ड लाइन कुछ बना दिया इस तरह से, तो इस फील्ड लाइन जिस भी एक पर्टिकुलर एरिया से एक एरिया से पास हो रहा होगा, तो ये इस एरिया से पास होने वाले जो फील्ड लाइंस हैं
ठीक है ना। ये फील्ड लाइंस जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। यही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि आपको समझ में आता है कि जो फील्ड लाइन है वो क्या बनाता है, फ्लक्स बनाता है, ठीक है ना। 3D में अलग तरह से आप देख सकते हो इसको, और 2D में आप अलग तरह से देख सकते हो, ये मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया। अब देखो फील्ड लाइन का केस क्या है, ये मैंने थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो में भी समझा रखा है, तो इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। कि जैसा कि मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि जैसे कि है क्या, कि अगर एक चार्ज है तो प्लस का चार्ज है, तो इसमें फील्ड लाइन कैसा, बाहर की तरफ होगा, है ना। इसमें फील्ड लाइन कैसा, बाहर की तरफ होगा। और अगर ये माइनस का चार्ज है तो इसमें फील्ड लाइन कैसा होगा, ऑलवेज अंदर की तरफ, क्योंकि पेपर में देखिए ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आता है, हमेशा याद रखिए। तो ये अंदर की तरफ होगा, ठीक है। और अगर आपके पास जस्ट सपोज कि दो चार्ज ऐसे हैं कि एक चार्ज यहाँ पर है और एक चार्ज यहाँ पर है, और दोनों के दोनों सेम नेचर के हैं, यानी कि प्लस क्यू प्लस क्यू, तो अब सीधी सी बात है कि मैंने बताया कि क्या होगा कि इसमें से आपका चार्ज निकलेगा, मतलब इसमें से लाइन निकलेगी। तो जब ये लाइन निकलेगी, सामने भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये इसको क्या कर देगी, रिपेल कर देगी, है ना। तो इधर से ये भी अपने आप रिपेल हो जाएगा ऐसे करके। तो इस तरह से रिपेल होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और इस तरह से रिपेल होने के साथ साथ इसकी जो लाइन्स है वो कैसी हो जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से हो जाएंगी। तो इस तरह के डायग्राम भी आपके पेपर में आते हैं, तो इसलिए आपको डायग्राम थोड़ा बनाना आना चाहिए। हालांकि मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, आप अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से आपका ये क्या होगा, ये रिपेल होगा, ठीक है ना। तो ये रिपेल होगा इस तरह से, है ना। तो ये आप देखो इस तरह से रिपेल होगा। तो ये डायग्राम तब बनेगा जब दो पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है ना, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे गए होंगे, ठीक। अब अगर मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तब क्या होगा सिनेरियो, ठीक है। तब का सिनेरियो भी आपको समझ में आता है कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, और इसी के साइड में क्या रख दिया है, ये मैंने नेगेटिव रख दिया है। तो मुझे पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें से लाइन निकलती है और नेगेटिव में ख़त्म होती है, तो फिनिश होती है, तो वहाँ पे जाकर क्या करती है, मिल जाती है। तो इस तरह से ये जाएगा, है ना, वहाँ पर मीट करेगा या फिर एग्जिट करेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस तरह से इसमें से ये निकलेगा प्लस वाले से, इस तरह से, है ना। इस तरह से। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जब भी ड्रॉ कर रहे होगे तो एक ध्यान देना है कि ये जो फील्ड लाइन है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर ये फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब आपका जो आप जो ड्रॉ कर रहे हो वो रॉन्ग ड्रॉ हो रहा है, ठीक है ना। तो वैसा नहीं ड्रॉ करना है, क्योंकि फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, इंटरसेक्ट करते हुए नहीं बनाना है आपको, बिल्कुल ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो देखो ये माइनस, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, तो इसमें से प्लस क्यू में से क्या है, प्लस क्यू में से फील्ड लाइन निकल रही और माइनस क्यू उसको क्या कर रहा है, एक तरह से देखा जाए एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर वहाँ पर एग्जिट हो रहा है। तो ये देखो फील्ड लाइन प्लस में से निकल रही है इस तरह से और माइनस में जाकर मीट कर रही हैं। तो इस तरह से प्लस माइनस का भी आप फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि जो ये फील्ड लाइंस हैं ये किस तरह से ड्रॉ करती हैं, और ये जो फील्ड लाइन है यही आपका क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाती है। जितनी ज़्यादा मतलब फील्ड लाइंस होंगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। अब इसके रिगार्डिंग अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपके पास क्या होगा कि फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, वो आपको पता होनी चाहिए, पेपर में आती है, जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ करके भी बताया। तो मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है फील्ड लाइन की, वो क्या है कि जैसा कि मैंने बताया कि पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, है ना, क्या करेंगे, पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी निकलना, ठीक है, और नेगेटिव में जाकर, ठीक है ना, नेगेटिव में जाकर ये क्या करेंगी, एंड करेंगी, है ना, सीधी सी बात है। पॉजिटिव से चार्ज
मतलब ये फील्ड लाइन पॉजिटिव से चार्ज से निकलती है और नेगेटिव में जाकर एंड करती है। पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर हम क्या करें कि अगर कोई रीजन ले रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कि हम ये बोल सकते हैं इन अ फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। कंटिन्यूअस कर्व होता ही, सीधी सी बात है कि जैसा कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो प्लस क्यू से ये लाइन निकल रही है और ये माइनस में जाकर एग्जिट कर रही है ना, एंड कर रही है। तो आप देखो ये पूरा क्या है, एक तरह का कंटिन्यूअस लाइन है, इसमें कहीं पे भी ब्रेक नहीं आया है। ऐसा नहीं है, देखो मैं दिखाता हूँ, ऐसे जाकर बीच में यहाँ ब्रेक आ गया, फिर यहाँ से कहीं से फिर से दोबारा स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना ये जो होती है फील्ड लाइन ऑलवेज कंटिन्यूअस होती है, ठीक है ना। तो ये सिस्टम क्या होगा, ऑलवेज फील्ड लाइन का कंटिन्यूअस सिस्टम होगा, ठीक है ना। तो कैसा होगा, कंटिन्यूअस फील्ड लाइन्स, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस फील्ड लाइन होना जरूरी है, मतलब कि एक जगह से स्टार्ट हो, प्लस से स्टार्ट हो, माइनस तक डायरेक्ट वो जाती रहे, ऐसा नहीं बीच में कि उसका कहीं पे ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट जो है इसका अगर मैं देखूं तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। यही वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो अब होता क्या कि जैसे एक फील्ड लाइन ऐसे हो गई, दूसरी फील्ड लाइन मान लो ऐसे आ रही थी, ये और ऐसे, तो एग्जैक्टली क्या होगा कि ये दो फील्ड लाइन यहाँ पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, ओ पॉइंट पर। तो यहाँ से क्या होता है, फील्ड लाइन के टू डायरेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होता है, टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम टेंजेंशियली कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर ये कट करेंगे तो यहाँ से दो डायरेक्शन हो जाएंगे, इसके टू डायरेक्शन, एक इधर और एक इधर। और अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहूँ तो इसका टेंजेंशियल एक E1 इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा टेंजेंशियल। तो अगर आप ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड की कभी भी दो डायरेक्शन नहीं होगी, ये देखो यहाँ पे दो डायरेक्शन शो कर रहा है जहाँ से इंटरसेक्ट हुआ है। तो दैट्स वाई दे कैन नॉट, दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टू डायरेक्शन हो जाएगा, है ना, टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर ऐसा होता है इंटरसेक्ट करती हैं दो लाइन या दो से ज़्यादा लाइन, तो वो क्या होती है, वहाँ पर डायरेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए टू डायरेक्शन हो जाएगी, टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम सिचुएशन आपका मैग्नेटिक फील्ड में भी आता है कि वहाँ पर भी क्या होता है, टू मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो जाता है ना। तो उसमें जो डायरेक्शन होता है, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो वहाँ पे दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की और एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ से ये समझ में आता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, दिस फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो दिख रहा है कि फील्ड लाइन क्या है, डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, ठीक है ना। फील्ड लाइन्स, ये लास्ट पॉइंट है, फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, है ना। तो ऐसा है कि फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप नहीं बनाता, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऊपर वाला आप देखो कि इस तरह से देखो, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, और इस तरह से बढ़ता ही चला जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो होगा क्या नहीं करेगा कि डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, मतलब कि कोई भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। एक तरह से देखा जाए तो एक पॉइंट से निकल के दूसरे में एग्जिट हो जाता है, वहाँ पे कोई लूप बनेगा नहीं, कंटिन्यूअस नहीं बना रहेगा। वो आपका क्या होगा, एक टाइम के बाद फिनिश हो जाएगा वो, मतलब जो फील्ड लाइन्स है वो जाके वहाँ पर एग्जिट हो जाएगा। तो ये कुछ फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज़ थी, जैसा कि आप देख रहे हो। ये फील्ड लाइन्स अगर पेपर में आता है तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है ना। ये पॉइंट आपके NCERT में भी आपकी बुक में दिया गया है, और जो आपके पास अगर कोई रेफरेंस बुक है तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे को बताइएगा कमेंट में, तो मैं आपको आगे और बता दूंगा, ठीक है ना। इसको डेफिनेशन भी बता दूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अबाउट में मैंने बताया। अब मैं बताता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है, इसको बताना ज़रूरी है और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक
फ्लक्स क्या चीज़ है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है, इसको हम बेसिकली फाई से दिखाते हैं, ठीक है ना। अब ये एक स्केलर ही क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये स्केलर होता है। अब ये फ्लक्स मैंने बताया पीछे कि होता क्या है कि जहाँ पर फील्ड लाइन आपके पास, जस्ट सपोज़ कि मैंने क्या किया, कुछ फील्ड लाइन बनाया दिया, ये है मेरे पास फील्ड लाइन, और एक मैंने इमेजिनरी सरफेस ले लिया ये, और इस इमेजिनरी सरफेस से जितना भी ये फील्ड लाइन पास हो रहा होगा इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो जो इमेजिनरी सरफेस मैं ले रहा हूँ ये कैसा भी सरफेस हो सकता है, आप अपने आप से इसको एज्यूम कर सकते हो। जस्ट सपोज इसके दो कंडीशन होंगी कि ये किस तरह से काम किस तरह से करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर आप कोई सरफेस बनाते हो, ठीक है ना, जैसे मैंने ये सरफेस बनाया, इस सरफेस को बनाने पे मैंने मान लो कि ये पूरा सरफेस था, इस सरफेस का एक छोटा सा हिस्सा मैंने ये लिया, इससे भी तो फील्ड लाइन पास ही हो रहा होगा, है ना। एक ये छोटा सा हिस्सा मैंने लिया, इससे भी फील्ड लाइन पास हो रहा होगा। तो इस छोटे से स्मॉल एलिमेंट से, स्मॉल एरियल एलिमेंट है ये, मतलब ये एरिया है पर स्मॉल एरिया है। तो हमेशा याद रखना कि जो एरियल एलिमेंट होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, जैसे कि स्मॉल एरियल एलिमेंट मैंने मान लो डेल्टा एस ले लिया, तो इनसे क्या होता है, इन पर जो भी एरिया आप लोगे उन पर एक नॉर्मल होता है। जैसे ये फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो इस छोटे से इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, इस छोटे से स्मॉल एरिया में जो, क्योंकि ये एरियल एलिमेंट है तो इस पर एक नॉर्मल ऑलवेज वर्क करता है, ये परपेंडिकुलर होता है इस सरफेस पर, और इस नॉर्मल की डायरेक्शन में ये नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है किसी भी सरफेस पर, तो इस नॉर्मल की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लेते हैं एन कैप। अब ये एन कैप लो या कोई भी दूसरा आप सिंबल यूज़ कर सकते हो। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी याद रखनी है। अब अगर मैं थोड़ा सा फ्लक्स को समझाऊँ तो एग्जैक्टली फ्लक्स होता क्या है कि अभी मैंने देखो दो सरफेस मैं लेके दिखाता हूँ कि एक देखो पहला केस है जिसमें कि हमारे पास ऐसे फील्ड लाइन चल रहा था सीधा सीधा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो कि जो मैं एक इमेजिनरी सरफेस ले रहा हूँ वो इमेजिनरी सरफेस कैसा है, कुछ ऐसा है, ये इमेजिनरी सरफेस है, ठीक है। इसको मैंने किससे दिखा देना है, इसको मैंने दिखा देना है डेल्टा एस, ये एक इमेजिनरी सरफेस है। तो इस सरफेस से देखो फील्ड लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। और ये जो सरफेस है, क्योंकि देखो ये जो सरफेस है, सरफेस का मैंने अभी ऊपर एक केस बताया, सरफेस पर ऑलवेज परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर लगता है, वो है एन कैप, जो कि आपके नॉर्मल की ही डायरेक्शन में होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो जिस डायरेक्शन में ये फील्ड लाइन जा रहा है उसी डायरेक्शन में साथ साथ में क्या चल रहा है, ये एरिया चल रहा है। तो मतलब एरिया भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है जिस डायरेक्शन में ई चल रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एरिया इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सीधी सी बात है ना। एरिया भी साथ साथ चल रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है तो ये भी एरिया भी साथ साथ ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, फील्ड लाइन भी ऐसे ही चल रहा है और ये भी ऐसे, तो दैट्स वाई ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये पैरेलल हो जाएंगे। एक चीज़ याद रखना। बट अगर ये पहला केस है जब वो पैरेलल केस में चल रहे हो, है ना। बट अगर आपके पास मान लो कि एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, उसकी डायरेक्शन तो इस तरह से है, बिल्कुल सेम ऐसे है इस तरह से, ठीक है। बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम है, बट इस बार हमारे पास क्या है कि जो सरफेस है ना, वो सरफेस कैसा है, वो थोड़ा सा एक एंगल पर आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और वो एंगल कैसा है, मान लो कि सरफेस कुछ थोड़ा सा टिल्टेड मैं ले लूँ इस तरह से, ये सरफेस मैंने ले लिया, ये टिल्टेड सरफेस है इमेजिनरी, ये डेल्टा एस है। तो अगर आप ध्यान से देखो इसको मैं यहाँ से बनाऊँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे चल रहा है और सरफेस कुछ आपका ऐसे चल रहा है, तो ये डेल्टा एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनके बीच में कुछ एंगल थीटा बन रहा है, सीधा सीधा दिख ही रहा है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस सरफेस से पास हो रही, बट ये क्या है कि एक टिल्टेड वे में है, एक पर्टिकुलर एंगल में सरफेस भी मूव कर रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सीधे सीधे
सीधे चल रहा है, और सरफेस कैसा ऐसा टिल्ट करके, देखो ऐसा टिल्ट करके ऐसे चल रहा है, ऐसे टिल्ट करके इस तरह से चल रहा है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर चल रहा है। तो इसके बीच में एक डायरेक्शन, एक क्या वो है थीटा। अब अगर एक डायरेक्शन में चल रहा है तो हमारे पास पिछले केस में क्या था, सरफेस एरिया भी जिस डायरेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा था तो सरफेस एरिया भी उसी डायरेक्शन में चलना चाहिए था। तो इसका मतलब हमको ये वाला एरिया नहीं लेना है, हमको कौन सा लेना है, ये वाला जो इस डायरेक्शन में। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगर आप देखो ये जो मेरा डायग्राम बना है, इसको अगर मैं अलग से थोड़ा सा ये बना दूँ तो ये आपका एक ट्राइंगल बना रहा है, देखो ऐसे, ये थीटा है, और ये वाला जो है, जैसे इसको ओ ए बी मैंने माना, तो ये जो ओ ए है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है ना, और ये जो है सरफेस एरिया को दिखा रहा है, हाइपोटेनस। तो यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, कॉस थीटा फाइंड करूँ, तो कॉस थीटा क्या निकल कर आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थ्रू ये निकल कर आएगा आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो बेस है ओ ए मतलब ये हो गया, और हाइपोटेनस है ओ बी, ये हो गया। तो इसका मतलब कॉस थीटा आपके पास कितना हुआ, ओ ए यानी कि ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो यहाँ पे ई रख दिया, और ये क्या ओ बी क्या है, सरफेस, तो ये डेल्टा एस हो गया। तो दैट्स वाई यहाँ से ई की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, डेल्टा एस कॉस थीटा। सही है ना, ठीक है। तो अब मतलब सॉरी ई नहीं लेना है, यहाँ पर मैंने ई ले लिया वो बाय मिस्टेक, ई मत लीजिएगा, ई नहीं लेना है, ई क्योंकि ई तो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में है, ये ई मत लीजिए इस, क्योंकि हमें क्या करना है, सरफेस एरिया की डायरेक्शन ई की मतलब ई की डायरेक्शन में चाहिए था, ई तो उसी डायरेक्शन में है, सॉरी, तो ई की डायरेक्शन में नहीं लेना है, तो सरफेस एरिया को मुझे लेना था ई की डायरेक्शन में, ई तो ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में है ना, तो इसको ई मत लीजिए, इसको ओ ए डायरेक्शन रहने दीजिए, और ओ ए किसका है, सरफेस एरिया का डायरेक्शन होना चाहिए पैरेलल टू ई, तो ये ओ ए होगा, सॉरी ये क्या होगा, ओ ए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो, अगर मैं यहाँ से फिर से लिख दूँ, तो जो ओ ए यानी कि ये डायरेक्शन है किसके लिए, ये डायरेक्शन है सरफेस एरिया, वो कितना आ रहा है, डेल्टा एस कॉस थीटा, है ना। अगर एक एंगल पर आपका सरफेस एरिया है तो उस पर डायरेक्शन उसका इतना आता है, कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना, एक चीज़ याद रखना कि आपका क्या है कि फ्लक्स का फॉर्मूला, यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका फॉर्मूला बनेगा आपके पास डेल्टा फाई। अब देखो अगर मैं एक छोटा सा जो एरिया है उसको मैं ले लूँ, यहाँ पे मैंने देखो काफ़ी बड़ा एरिया बनाया था, इसमें एक छोटा सा स्मॉल एरिया मान लो ये ले लिया, इतना, जिसको मैं ये डार्क कर रहा हूँ। अगर इसका एरिया आपके पास कितना है, इसका एरिया है आपके पास, मतलब इसका एरिया डेल्टा एस जो मैंने लिया है, ये छोटा सा, इसको मैंने डेल्टा एस ले लेना है, और थोड़ा सा ये मतलब इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई में हो जाएगा। तो दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेल्टा फाई जो होता है वो होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है और इनटू में स्मॉल एरिया डेल्टा एस, क्या होगा, डेल्टा एस, ठीक है। अब बात आती है कि अगर वो पैरेलल जा रहा है तब तो ठीक है, अगर एक एंगल पे जा रहा है तो डेल्टा एस के साथ मैंने क्या बताया, कॉस थीटा भी आ जाता है, जो ऊपर देखो मैंने बताया कि ओ ए क्या है, स्मॉल एरिया, वो एरियल डायरेक्शन है, सरफेस एरियल डायरेक्शन है, और वो कितना था, डेल्टा एस कॉस थीटा, तो इसलिए डेल्टा फाई इतना आ जाएगा। अब ये तो एक छोटे से एरिया के लिए, अगर पूरे सरफेस के लिए पूछूं तो इसमें सिग्मा ऑल अगर मैं कर दूं, और इसको मैं कर दूं डेल्टा फाई, और इधर भी यही कर दूं कि ई तो भाई यूनिफॉर्म है, तो कॉस थीटा कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें कुछ करना नहीं है, तो बचेगा सिग्मा, और ये क्या होगा, ऑल इसका डेल्टा एस। तो यानी कि इस पूरे सरफेस एरिया के लिए जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसको सिग्मा किया तो इसको ओनली मैं फाई से दिखा देता हूँ, और ये हो जाएगा ई, और ये डेल्टा एस हो जाएगा एस, डेल्टा एस हो जाएगा एस पूरे सरफेस के लिए, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो बेसिकली हमारे पास जो फ्लक्स होगा पूरे सरफेस के लिए वो इतना, ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा। और अगर ये पैरेलल है, अगर फील्ड लाइन जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस है वो पैरेलल है, तो ऐसे केस में यहाँ पे कॉस थीटा नहीं होता है। तो अगर हमारे पास क्या है, पैरेलल कंडीशन क्या है, तो पैरेलल कंडीशन है कि जो फ्लक्स फाई होगा वो क्या होगा, ओनली ई एस होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यूनिट अगर आप फाइंड करोगे तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका,
इसका यूनिट हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या था जो पीछे मैंने बताया था चैप्टर में, तो वो था ई एफ बाई क्यू। तो यहाँ से एफ का होता है न्यूटन और क्यू का होता है कूलम, तो दैट्स वाई ई का तो आप लिख दोगे क्या, न्यूटन पर कूलम, और एस सरफेस एरिया इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो दैट्स वाई इसका ओवरऑल जो आ जाएगा ये आ जाएगा न्यूटन कूलम इनवर्स और मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट आ जाएगी। ठीक है, देखो पेपर में डायमेंशन भी पूछता है, तो डायमेंशन भी आपको आना चाहिए, तो डायमेंशन निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए। तो वो कैसे करोगे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो डायमेंशन अगर मैं इसका निकालने जाऊँ, किसी का भी जो भी क्वांटिटी आप वो कर रहे हो उसका डायमेंशन निकालना ज़रूरी है, पेपर में वो भी आ सकता है। तो इसका डायमेंशन कैसे निकालना है, तो डायमेंशन वही, अगर आपको क्या पता है इसका फार्मूला या फिर इसकी यूनिट पता है उससे भी डायमेंशन आ जाता है। अब जैसे फार्मूला है ई एस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा एफ बाई क्यू, और उसके बाद एस, एस मतलब सरफेस एरिया, तो इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देता हूँ। अब देखो फोर्स का जो एफ का जो डायमेंशन होता है, आप 11th क्लास में जाके पढ़ोगे, तो ये होता है MLT माइनस 2, ठीक है, और अगर आपको निकालना आता है तो अच्छी चीज़ है। और Q जो है इसका डायमेंशन होता है 80, ठीक है। अगर आपको डायमेंशन निकालना नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसको भी निकालना आपको बता दूंगा। सरफेस एरिया का डायमेंशन हो जाएगा L स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप ध्यान से देखो इसका डायमेंशन ओवरऑल कितना होने वाला है। ए यहाँ पर करंट को शो करता है, मैं पहले बता रहा हूँ, करंट के डायमेंशन को शो करता है, तो M ये हो जाएगा, और L और L स्क्वायर क्या हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। देखो एक T नीचे था, ये ऊपर जाएगा तो T की पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी -2 था, और A भी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा A इनवर्स। तो इस तरह से इसका डायमेंशन इतना निकल कर आएगा, फ्लक्स का डायमेंशन इतना निकल कर। तो आई होप फ्लक्स के बारे में आपने अच्छे से समझा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट लेते हैं। देखिए अब इससे पहले थोड़ा सा मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी आप सरफेस एरिया लेने वाले हो ना, तो ये जैसे सरफेस एरिया आपने लिया तो इस पर हमेशा याद रखना ये सरफेस एरिया डेल्टा एस है। तो सरफेस एरिया पर ऑलवेज एक परपेंडिकुलर नॉर्मल लगता है, और इसी नॉर्मल की डायरेक्शन में आपका क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। ये मैंने बता रखा, ये कोई नई बात नहीं है, इसी डायरेक्शन में होता है। तो जब भी आप फ्लक्स की बात करोगे तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर ही चलना है, ठीक है ना। नॉर्मल और सरफेस जो ए है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो दैट्स वाई हमारे पास जब भी हम इसको लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मल और सरफेस को एक साथ लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, सरफेस एरिया और नॉर्मल, तो दैट्स वाई यहाँ डेल्टा एस और नॉर्मल एक साथ आता है इस तरह से, ठीक है। तो ये आई होप समझ में आया होगा। अब इस तरह से आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम क्या करते हैं, इस फ्लक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेते हैं। देखो उससे पहले एक छोटा सा पार्ट मैं बता देता हूँ आपको, वो है क्या चीज़, वो है, मैंने ये चीज़ शायद बताई भी है या नहीं भी बताई है, तो छोटा सा पार्ट है, वैसे शायद मैंने नहीं बताया, वो थोड़ा सा उसमें बताया था प्रीवियस वीडियो में, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो जैसे कि इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये आपको पता ही होगा, और नहीं भी पता है तो देख सकते हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये प्रीवियस वीडियो में भी मैंने शायद बताया था। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, एक सिस्टम होता है जिसमें कि इस तरह से ये सिस्टम होगा, यहाँ पर एक चार्ज होगा और एक यहाँ पर चार्ज होगा, और दोनों अपोजिट होंगे, ठीक है ना, अपोजिट साइन के, एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव। इनके बीच का सेपरेशन क्या होता है, 2a होता है, ठीक है ना। तो अगर कोई सिस्टम हम ऐसा बना रहे हैं जिसमें कि हम दो चार्जेस ले रहे हैं, वी आर टेकिंग 2 चार्जेस विद सेपरेशन 2a, 2 टाइम्स ऑफ एनी वेरिएबल 2a, तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, इसके लिए मोमेंट जो होता है, डाइपोल मोमेंट जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। तो इसको डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी बोल सकते हो, मोमेंट। इसको किससे शो करते हैं, P से, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये क्या होता है, वन ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज यानी कि Q, और सेपरेशन बिटवीन देम यानी कि 2a, ये होता है। इसका मल्टीप्लिकेशन ये होता है डाइपोल। P जो होता है ये होता है 2qa, तो ये होता है। और डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स वाई मैंने ऊपर तो वेक्टर बना दिया, यहाँ नहीं भी बनाता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। तो बेसिकली जो डाइपोल मोमेंट होता है वो इतना होता है किसी भी डाइपोल के, ठीक है ना। अब जिसकी यूनिट देखो, यूनिट आपको आनी ही चाहिए, कोई वो नहीं है। तो अब यहाँ से अगर देखोगे
कि जो डाइपोल होता है उसमें दो चार्ज होते हैं, दोनों अपोजिट साइन के होंगे, सेपरेशन 2a होता है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को अगर देखो तो यूनिट क्या निकल कर आएगी, 2 तो कांस्टेंट है, q क्या है, चार्ज है, तो चार्ज का कूलम, और a जो है सेपरेशन, 2a पूरा सेपरेशन है, तो इसको मीटर, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगी, ये होगी। तो इसके लिए आपके लिए जो डायमेंशन है वो मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप कमेंट करके बताओ कि इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसका डायमेंशन कितना आएगा, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करके बताइएगा कि डायमेंशन कितना आएगा। तो अगर नहीं आता है तो मैं आपको बता दूंगा, अगर आता भी है तो मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगा आपके कमेंट के बाद मैं उसको क्या करूँगा कि बता दूंगा करेक्ट है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को भी मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल की कुछ प्रूविंग्स थी जो मैंने पीछे बता रखा है आपको, तो वो आप वहाँ से देख सकते हो, कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो इसके देखो फिज़िकल सिग्निफिकेंस अगर मैं देखूँ, फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइटिंग पर मत जाइएगा, राइटिंग ऐसी है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डाइपोल जो होता है केमिस्ट्री में आप पढ़ते भी हो कि जब भी आप किसी कंपाउंड की बात करते हो तो उसमें आपका क्या होता है कि जैसे अगर मैं ये बात करूँ थोड़ा सा कि जैसे कि CO2 है ना, CO2 मॉलिक्यूल है, तो ये भी एक तरह का डाइपोल शो करेगा। कैसे, क्योंकि C कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, O कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो अगर आप देखो तो इसका बॉन्ड कुछ ऐसा बनता है, दिख ही रहा है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के देख लूँ, O पर नेगेटिव चार्ज होता है, C पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक तरह से देखा जाए, ये देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये डाइपोल बना रहे हैं, ठीक है। अब हालांकि इसमें डाइपोल मोमेंट इसका ज़ीरो होता है क्योंकि ये बैलेंस है, क्योंकि ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर है। मान लो कि ये वेक्टर P1 है, ये वेक्टर P2 है, और P1 बराबर P2 हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो दैट्स वाई यहाँ पर डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हम पढ़ते हैं जिसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। बट अगर हमारे पास क्या है कि कोई ऐसा सिस्टम है, जैसे कि अगर मैं वाटर का ले लूँ, क्योंकि केमिस्ट्री आपने पढ़ी रखी है, तो वाटर का अगर आपके पास देखो O इधर इस तरह से H होता है, इस तरह से H होता है, तो ऐसा वाटर का स्ट्रक्चर होता है ना। तो इसके लिए देखो डाइपोल अगर मैं निकालूं, तो जस्ट सपोज ये तो थोड़ा सा टिल्टेड है, तो अगर एक फोर्स मान लो कि अगर ये इधर होता है, ठीक है ना, तो मतलब अगर ये इधर होता तो इसमें हमारे पास क्या है कि एटम ये है, अगर मैं देखो इस O को देखूं तो परपेंडिकुलरली एक फोर्स इधर लगना चाहिए, एक फोर्स इधर लगना चाहिए। मान लो ये P1 है, ये P2 है। अब क्योंकि मुझे हाइड्रोजन तक जाना है तो इसलिए एक फोर्स इधर लगे और एक फोर्स इधर लगे, ठीक है ना। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर जो ये P3 मान लो और ये वाला P4 मान लो जो वेक्टर बना रखा है, तो ये दोनों वेक्टर P1 तो P2 को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। तो ये तो फोर्स कैंसिल हो रहा है, मतलब डाइपोल एक तरह से। जबकि P3 और P4 क्या है, एक ही डायरेक्शन में। P3 और P4 जो है वेक्टर वो एक ही डायरेक्शन में, ये दोनों ऐड होंगे तो ये ज़ीरो के बराबर नहीं होंगे। तो दैट्स वाई वाटर मॉलिक्यूल का जो डाइपोल है वो ज़ीरो नहीं होता, कुछ तो होगा, है ना। तो इस तरह से अगर कोई भी, अगर आप देखोगे कोई भी मॉलिक्यूल कंपाउंड जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है और उसमें वेक्टर रूल लग रहा है, और वो अगर वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो उनका डाइपोल मोमेंट ऑलवेज ज़ीरो। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, है ना। तो फिज़िकल सिग्निफिकेंस वही है डेली लाइफ में कि किस तरह से जो हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड को टैकल करते हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ऐसे कंपाउंड जिनमें कि प्लस माइनस का ये बनता है, जैसे कि O माइनस का है और ये H प्लस के होते हैं, तो इनको डाइपोल बोलते हैं, और इनसे जो मोमेंट निकलता है उसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, सीधा सीधा, है ना। तो इस तरह से ये डेली लाइफ में हमारे इस तरह से इसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब ये आगे चलकर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आप देखोगे कि इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा इंटरनल, वो आगे के चैप्टर में मैं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आपके पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है क्या, देखो जो जैसा कि मैंने फ्लक्स के बारे में बताया है, तो
तो मैं अभी फ्लक्स के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा, और उसके बाद डाइपोल, जो डाइपोल से रिलेटेड पार्ट है उसको भी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो फ्लक्स से रिलेटेड जो नेक्स्ट पार्ट है वो है बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, जो कि है क्या, गॉस लॉ। अब देखो गॉस लॉ तो सभी ने पढ़ा और अब सब टीचरों ने भी बताया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट लॉ है और इसको करते कैसे हैं गॉस लॉ को, और ये होता क्या है। तो गॉस लॉ अगर मैं एक चीज़ देखूं कि ये किस गॉस लॉ को कैसे वो करूं, कि जस्ट सपोज क्या है कि एक चार्ज मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है, और सीधी सी बात है चार्ज ऐसे होगा तो इसमें फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी, है ना। तो ऐसे फील्ड लाइन से होते हुए अगर मैं एक स्फीयर को कंसीडर कर लूँ, ये ठीक है ना, ये स्फीयर मैंने कंसीडर कर लिया है ना, ये स्फीयर है। तो अब अगर मैं इस स्फीयर को ध्यान से देखूं और मैं चाहता हूं कि इसके सरफेस पर, ये स्फीयर के सरफेस पर मैंने इस तरह से एक एरिया ले लिया, मान लो ये छोटा सा, ठीक है। अब मैंने बताया था कि ये जो भी सरफेस मैं लूँगा, ठीक है ना, ये पूरे सरफेस की बात करूँ, उसका एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट मैंने लिया, तो इसको मैंने क्या ले लिया, डेल्टा एस, और इस पर हमेशा नॉर्मल परपेंडिकुलर, यानी कि, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट, ये नॉर्मल तो परपेंडिकुलर रहता ही एन कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अगर चार्ज हमारा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, चार्ज से परपेंडिकुलर बाहर आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी कुछ ऐसे ही होगा बाहर की तरफ, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इस तरफ होगी और वो होगा ई, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। और मान लो कि इस चार्ज से इस सरफेस तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने क्या ले लिया, एक स्मॉल डिस्टेंस, वो है स्मॉल आर, इसको मैंने क्या ले लिया, स्मॉल आर, ठीक है ना। तो ये ले लिया, अब ये डिस्टेंस स्मॉल आर है। अब अगर मैं यहाँ पर एक फ्लक्स को देखूँ तो फ्लक्स यहाँ पर आएगा क्या, ठीक है ना। तो वो देखो, तो देखो इसका थ्योरेटिकल पार्ट आप लिख सकते हो, बट अगर आपको थ्योरेटिकल पार्ट कैसे लिखा जाता है, डेफिनेशन भी आपको मिल ही जाएगी बुक में, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर आपको थ्योरी किससे कैसे लिखना है, डेरिवेशन कैसे स्टार्ट करना है, अगर ये आपको नहीं आता है तो आप बोल सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी समझा दूँगा। तो यहाँ से अगर आप देखो, तो अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूँ तो क्या होगा, द फ्लक्स थ्रू एन एरिया एलिमेंट डेल्टा एस, है ना, जो एरिया एलिमेंट ये डेल्टा एस है, इससे कितना फ्लक्स निकलेगा उसको निकाल। तो फार्मूला पीछे आया था कि डेल्टा फाई अगर मैं देखता हूँ एक छोटे से एरिया का, तो ये हो जाएगा ई डेल्टा एस, क्योंकि इसमें कॉस थीटा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और ये जो डेल्टा एस है वो भी इसी डायरेक्शन में, तो दैट्स वाई ई और इसके बीच में पैरेलल रहेगा कंडीशन। तो जहाँ पैरेलल होता है वहाँ पे थीटा क्या होता है, ऑलवेज जीरो। दैट्स वाई जो फार्मूला मैंने पिछले आगे पीछे जो बताया था उसमें जो कॉस थीटा आ रहा था, कॉस थीटा जो आ रहा था वो कितना हो जाएगा, कॉस जीरो, तो कॉस जीरो होता है 1, तो इसीलिए यहाँ पे कॉस थीटा लिखने की ज़रूरत आपको नहीं, ठीक है। अब आप अगर यहाँ से ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के लिए कितना हो जाएगा, तो पीछे वीडियो में मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज से उस एरिया जहाँ पर हम क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया में निकालना चाहते हैं, तो उसका डिस्टेंस कितना है, आर है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये सेपरेशन कितना था, आर था, तो दैट्स वाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना फाइंड होगा, तो यहाँ से डेल्टा फाई अगर कैलकुलेट करोगे आप तो कितना निकलेगा बताओ ज़रा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर, और उसके बाद इंटू में डेल्टा एस आ जाएगा। समझ में आ ही रहा है ना। तो हम ये मान लेंगे कि जो स्फेयर है ये कैसा है, ये स्फेयर है जिसका सरफेस क्या है, एस है, तो सिंपल आप मान सकते हो इसका एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट मैंने ले रखा था, डेल्टा एस, है ना। अब अगर मैं पूरे सिस्टम के लिए करता हूँ तो पूरे सिस्टम के लिए मुझे क्या लगाना है, सिग्मा, है ना, सिग्मा ऑल, ठीक है ना। तो अगर मैं सिग्मा ऑल लगा दूँ पूरे सिस्टम के लिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो देखो डेल्टा फाई था, इधर भी मैंने लगा दिया सिग्मा ऑल, और किसके लिए, पूरे सरफेस के लिए, तो
यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर और डेल्टा एस चल ही रहा था। सही। अब मुझे पूरे सिस्टम के लिए फ्लक्स निकालना है, तो पूरे सिस्टम के लिए जैसे सपोज फाई हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा, और ये जो सिग्मा ऑल डेल्टा एस होगा वो कितना होगा, डेल्टा एस ये है, ये वाला पार्ट है ना। तो इसको इस पूरे सिस्टम को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और देखो पूरे सरफेस, क्योंकि जो मैंने ये जो ऊपर देखो स्फीयर बनाया, ये जो स्फीयर बनाया हुआ है, ये स्फीयर का सरफेस एरिया टोटल होगा एस, तो दैट्स वाई डेल्टा एस के लिए ऑल क्या हो जाएगा, यहाँ एस आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ से देखो, सिंस वी नो दैट कि जो सरफेस एरिया होता है किसी भी स्फीयर का वो होता है 4 पाई और उसका रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस यहाँ पर था आर, तो दैट्स वाई इसका आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो ये सारी वैल्यू यहाँ रखो, तो फ्लक्स फॉर दिस गिवन सिस्टम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और डेल इसकी एस की जगह आ जाएगा आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ से देखो, ये 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास क्यू अपॉन क्या बचता है, ओनली एप्सिलॉन नॉट। तो ओवरऑल क्या है कि जो फ्लक्स है वो आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला बनता है गॉस लॉ का। ठीक है ना, क्या बनता है, ये गॉस लॉ का फॉर्मूला बनता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक चीज़ याद रखना, ये जो क्यू है ये इनसाइड वाला होगा, जो जिससे कि वो क्या कर रहा है कि फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये क्यू क्या होगा, उस सरफेस का इनसाइड चार्ज होगा, है ना। यानी कि ये देखो क्यू का था, ये एक स्फीयर बन रहा था, गॉसियन स्फीयर इसको बोल सकते हो, तो गॉसियन सरफेस या गॉसियन स्फीयर, तो ये जो क्यू है देखो इनसाइड होगा, ये बाहर नहीं होगा, इस स्फीयर के बाहर नहीं होना चाहिए, वो अंदर ही होगा। तो इस चार्ज को हम कंप्लीट ये मान सकते हैं कि ये जो भी शेप होगा, गॉसियन जो शेप होगा, ज़रूरी नहीं स्फीयर हो, कुछ भी हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, ठीक है ना, कोन हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है, कोई भी सरफेस हो सकता है। रेगुलर सरफेस हो तो यूनिफॉर्म, और रेगुलर सरफेस हो तो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि इरेगुलर सरफेस में जो फ्लक्स है उसको निकालना थोड़ा सा कैसा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये इनसाइड वाला चार्ज होगा, ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है ना। तो आपने समझ में आया होगा कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है ना। अब अगर मैं इसी का एग्जांपल लेते हुए, ये गॉस लॉ है, इसी का एग्जांपल लेते हुए अगर मैं ये देखो एप्सिलॉन नॉट मैं पीछे बता चुका हूँ, इसको बोलते हैं कि एयर की परमिटिविटी बोलते हैं, वैक्यूम परमिटिविटी बोलते हैं, ये मैं पीछे प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो, अगर फिर भी नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये परमिटिविटी होता है, परमिटिविटी की वैल्यू भी मैंने बताई थी एप्सिलॉन नॉट की 8.85 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻12, तो ये होता है परमिटिविटी। तो ये चीज़ याद रखना, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। अब एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं और एक फ्लक्स फाइंड करते हैं एक सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए। ऐसा एक सिलेंड्रिकल सरफेस है मान लो, और इस सिलेंड्रिकल सरफेस के जो एक्सेस है, मेन एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसमें 3 सरफेस हैं, एक ये और एक ये वाला। तो फर्स्ट सरफेस मान लो ये है, सेकंड सरफेस मान लो ये है, और थर्ड सरफेस ये पूरा ये जो लेटरल सरफेस है वो हो। ठीक है, तो अगर इसमें मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, लेफ़्ट टू राइट की तरफ है, तो इसमें टोटल फ्लक्स आएगा क्या। तो टोटल फ्लक्स ऑलवेज क्या होता है कि जो इसमें पूरा जितना भी कंप्लीट सरफेस होता है उसमें नेट फ्लक्स जो होता है उन सरफेस के कारण बनता है। तो यहाँ पे कितने सरफेस हैं, 3, 1, 2 एंड 3। तो इनका जो टोटल फ्लक्स होगा फाई टोटल, वो कैसे निकलेगा, फाई टोटल ये निकलेगा फाई 1 यानी कि पहले सरफेस पर फ्लक्स, प्लस फाई 2 यानी कि दूसरे सरफेस पर फ्लक्स, फिर फाई 3 यानी कि तीसरे सरफेस पर फ्लक्स, ये निकलेगा। ठीक है, तो अब अगर आगे और बढ़ोगे तो अगर आप इन तीनों का फ्लक्स निकालना चाहते हो तो वो कैसे निकलेगा, सीधी सी बात है। देखो क्योंकि ये हो चाहे ये हो, अब देखो दोनों में डिफरेंस ये है कि ये एक्स एक्सिस की पोजीशन पर है ये दोनों सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पर ही वर्क कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस वाले सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मान लो कि ये थोड़ी देर के लिए इसको मैं सेंटर मान लेता हूँ, तो इस
इस वाले सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्लस एक्स डायरेक्शन में है ना, ये प्लस एक्स डायरेक्शन में होगा। और ये सेंटर से इधर वाला मान लो कि ये ओरिजिन है, मान लो जो जो आप 2 डायमेंशन वो करते हो ना, ये ओरिजिन होता है, तो इधर वाला प्लस एक्स होता है और इधर वाला माइनस एक्स होता है, इसको ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में प्लस एक्स, इस डायरेक्शन में माइनस एक्स होगा। तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऐसे चल रहा है तो इसके अपोजिट माइनस में लिया जाएगा। तो अब अगर हमारे पास सरफेस देखो, सरफेस पर ये सरफेस है ना, सरफेस का जो सरफेस एलिमेंट होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, परपेंडिकुलर, क्योंकि नॉर्मल इसी डायरेक्शन में होता है। तो दैट्स वाई डेल्टा एस जो होता है वो ये हो जाएगा। तो चाहे ये वाला और देखो ये वाले सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा एस क्या है, पैरेलल है। सिमिलरली इधर पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे जा रहा है और सरफेस ऐसे है, तो ये एक दूसरे के देखो सरफेस ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा था, तो इनके बीच में एंगल देखो क्या बन रहा है, 180, यानी कि ये एंटी पैरेलल है। ये वाला केस कैसा है, पैरेलल का है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चल रहा है और फ्लक्स जो है जो एरिया है वो उसका जो एरियल एलिमेंट है वो इधर है। तो ये कैसा होगा, इधर वाला इस सरफेस के लिए ये एंटी पैरेलल होगा, है ना, एंटी पैरेलल होगा। तो इन दोनों पर, क्योंकि दोनों पर वैल्यू cos 180 हो, चाहे एंटी पैरेलल में एंगल होता है 180, चाहे cos 180 हो चाहे 0 हो, दोनों पर वैल्यू आती है 1 cos की। तो दैट्स वाई हमारे पास क्या होगा, पैरेलल और एंटी पैरेलल में जो आपका फ्लक्स होगा वो तो होगा ही, ठीक है ना। और फ्लक्स की बात अगर मैं करूँ तो ये वाले सरफेस पर फ्लक्स क्या था, मान लो φ1 था, तो इस पर फ्लक्स कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा आपके पास, कितना फाई आ जाएगा माइनस का EA, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस का EA या सॉरी E डेल्टा S मैं बोल रहा था, सॉरी। अगर देखो इस पूरे सरफेस पर ले लूँ तो इसको डेल्टा हटाकर मैं चाहूँ तो S भी कर सकता हूँ, तो सीधे ऐसे ही ले लेता हूँ, क्या ही दिक्कत है, ठीक है ना। तो पहले सरफेस पर कितना होगा, φ1 पर जो फ्लक्स होगा, मतलब पहले सरफेस पर फ्लक्स होगा माइनस का ES, और ये जो दूसरा सरफेस है इस पर फ्लक्स हो जाएगा दूसरा पर φ2, ये हो जाएगा प्लस का ES, है ना। इन दोनों सरफेस पर तो आपको ये मिल गया। अब बचा किस पर, अब इस पर बचा, क्योंकि इस पर आप देखो ये जो लेटरल सरफेस है इस पर जो एरियल वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और ये जो लेटरल सरफेस है एरिया है वो ऐसे है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा वुड बी 90, और अगर थीटा 90 है तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो दैट्स वाई फ्लक्स यहाँ पर φ3 पर फ्लक्स क्या हो जाएगा, φ3 हो जाएगा 0, क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला होता है ना EA cos थीटा, कॉस अगर थीटा 90 तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्लक्स 3 0। ओवरऑल कहने का मतलब ये हमारे पास आया। अब हमने यहाँ पे सारी वैल्यू रखा थी, इसकी यहाँ पर मैग्नीट्यूड ही रखना है, φ1 φ2 की मैग्नीट्यूड दोनों का, ये डायरेक्शन दिखा रहा है माइनस, ये मैग्नीट्यूड नहीं है, तो ES और ES अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड हमारे पास प्लस का ही लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा जस्ट सपोज कि ES, अगर मान लो कि ये दोनों सरफेस सेम है, सरफेस एरिया दोनों का सेम है, तो मान लो कि φ1 ES हो जाएगा, दूसरा भी ES हो जाएगा, पर φ3 तो 0 है, तो इसका टोटल मैग्नीट्यूड 2 ES आ जाएगा। तो फ्लक्स जो हो जाएगा टोटल वो कितना आने वाला है हमारे पास, 2 ES, अगर ये दोनों 0 है, ठीक है ना। तो एक चीज़, ये चीज़ आपको यहाँ पे, ठीक है, तो ये याद रखना। ओ सॉरी, अच्छा ये फ्लक्स हमारे पास, एक मिनट, तो इसका सॉरी ये मैं इसको साइन को भी लेना पड़ेगा, तो ये माइनस हमारा रहेगा। तो ओवरऑल अगर मैग्नीट्यूड नहीं दे रहे हैं तो अगर हम साइन विद साइन ले रहे हैं तो ये हमारा फ्लक्स जो होगा फाई टोटल, सॉरी ये 0 ही होगा, ठीक है ना। फाई टोटल आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आपको पता है कि गॉस लॉ से फाई जो होता है वो क्या होता है, Q/ε0 होता है, तो दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पर फाई 0 आएगा, फाई टोटल, तो Q भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी कि किसी भी क्लोज सिस्टम के लिए अगर फ्लक्स 0 है तो उसका क्या होगा, चार्ज भी 0 हो जाएगा, नेट चार्ज जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, किसी भी क्लोज सरफेस में, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से फ्लक्स के और भी पार्ट हैं, तो थोड़ा सा और आगे देखते हैं। देखिए तो फ्लक्स के बारे में बताया कि किस तरह से बाउंडेड जो पूरा एरिया था उसके अंदर फ्लक्स 0 आया है, क्योंकि एक अपोजिट डायरेक्शन में एक सीधे है, तो वहाँ पे 0, तो फ्लक्स 0, तो आपका ऑलवेज क्या होगा, चार्ज भी 0 होगा। अब यहाँ पर
जो मैंने गॉस लॉ बताया इसके कुछ पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर गॉस लॉ, ठीक है ना। इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि जो गॉस लॉ है कि वो क्या है, ट्रू होता है किसके लिए, ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस, मतलब कि सरफेस कैसा भी हो, रेगुलर हो इर्रेगुलर हो, यानी कि एक पर्टिकुलर उस सरफेस का एक पर्टिकुलर नेम हो, यानी कि कैसा भी, जैसे कि स्फेयर हो गया, कोन हो गया, या फिर रैंडम सा कोई भी शेप हो उसके लिए भी होगा। तो मतलब कि जैसे अगर आप एक रेगुलर सरफेस ले रहे हो इसके लिए भी ट्रू रहेगा, और अगर आपने कोई भी ऐसा रैंडम सा फिगर लिया जिसका शेप का आप नेम नहीं जानते हो तो इस पर भी गॉस लॉ दोनों पर वर्क करता है। तो गॉस लॉ पहले तो वर्क करता है ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, ठीक है। तो सेकंड जो है वो हमारा इसका पॉइंट होगा कि जो आप देख रहे हो कि आपके पास फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने ये बताया कि जो राइट साइड में क्यू है इसके लिए जो ये क्यू होता है वो कैसा होता है, इनसाइड होना चाहिए सरफेस के, इनसाइड दी सरफेस, है ना, क्लोज सरफेस या सरफेस। तो ये हमेशा इनसाइड होना चाहिए। द टर्म क्यू ऑन राइट हैंड साइड of Gauss law include the sum of all the charges enclosed by the surface. The charges may be located anywhere inside the surface. ये चार्ज कहीं पर भी हो सकता है बस इनसाइड होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ याद रखना, ये दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट कहता है in the situation when the surface is so chosen that there are some charge inside and some outside, the electric field whose flux appear on the left side, ठीक है, वो तो इनसाइड को मतलब सॉरी वो राइट वाला तो इनसाइड को दिखाता है, और जो लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। द टर्म क्यू ऑन द राइट साइड ऑफ गॉस हाउएवर रिप्रेजेंट ओनली द टोटल चार्ज इनसाइड, है ना। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर आप फाई को यही फार्मूले को देख लो तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है ना, ये फार्मूला बनता है। और अगर मैंने एक सरफेस लिया है, यहाँ पर एक चार्ज है और ये चार्ज अंदर है और एक चार्ज बाहर भी है, तो मान लो एक चार्ज बाहर भी है आउट, मतलब इस गॉसियन सरफेस के, इसको बोलते हैं गॉसी सरफेस। अगर गॉसियन सरफेस है तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो ये वाला होगा, और बाहर भी अगर चार्ज है तो इसको भी देखेंगे, इसको हम बोलते हैं आउटसाइड चार्ज, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ हमको याद रखनी है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुज फ्लक्स अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, इज़ ड्यू टू ऑल द चार्जेस। तो ये जो फ्लक्स तुम्हें दिख रहा है ये क्या है, ये फ्लक्स जो होगा दोनों चार्ज के कारण होगा। किसके किसके, इनसाइड वाला चार्ज भी यहाँ पर इंक्लूड होगा प्लस आउटसाइड वाला, और बट राइट साइड वाला जो चार्ज है वो ओनली किस पर होगा, इनसाइड वाला। गॉसियन सरफेस के इनसाइड जो चार्ज है वो इसको दिखाता है, और फ्लक्स क्या करता है, दोनों को दिखाता है, इनसाइड प्लस आउटसाइड, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना है, ड्यू टू ऑल चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सरफेस, सीधी सी बात है। तो ये थर्ड पॉइंट है इसका गॉस का, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। अब जो सरफेस हम लेते हैं किसी चार्ज के लिए, चौथा पॉइंट यही कहता है कि जो भी सरफेस हम लेते हैं किसी चार्ज के लिए, जैसे ये चार्ज मैंने लिया तो इसके सराउंडिंग में ये मैंने एक सरफेस ले लिया, प्रेडिक्ट किया, तो इसी को बोलते हैं गॉसियन सरफेस, है ना, गॉसियन सरफेस, सीधी सी बात है, इसको ही बोलते हैं गॉसियन सरफेस, हमेशा याद रखिएगा। द सरफेस दैट वी चूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। अब आप चाहो तो एनी गॉसियन सरफेस आप पिक कर सकते हो, हाउएवर टेक केयर नॉट टू लेट द गॉसियन सरफेस पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज, ठीक है। तो अब देखो ये जो गॉसियन सरफेस है किसी डिस्क्रीट चार्ज से पास नहीं होना चाहिए। डिस्क्रीट का मतलब मैं पीछे बता चुका हूँ, डिस्क्रीट चार्ज, डिस्क्रीट चार्ज का मतलब है कि जैसे ये गॉसियन सरफेस आप ले रहे हो तो यहाँ पर कहीं पर ये एक डिस्क्रीट चार्ज का एरिया है, ठीक है, डिस्क्रीट चार्ज, यहाँ पर देखो डिस्क्रीट चार्ज है, यहाँ पर बहुत सारे चार्ज एक ही साथ एक ही जगह पर एक्यूमुलेटेड होगा, या कि नॉन यूनिफॉर्म चार्ज। तो अगर ये गॉसियन सरफेस इस चार्ज से पास हो रहा है, देखो इस एरिया से जहाँ पर ये डिस्क्रीट चार्ज है, ये गॉसियन सरफेस अगर इससे पास हो रहा है तो इसके लिए फ्लक्स निकालना क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होगा।
दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्ज इज नॉट वेल डिफाइंड, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होता डिस्क्रीट चार्ज, तो इसलिए यहाँ पर हमको फ्लक्स निकालना आसान नहीं है। द फील्ड ग्रोज विदाउट एनी बाउंड, क्योंकि भाई डिस्क्रीट चार्ज है तो वो कहीं पर भी कितना भी हो सकता है। अब मान लो ये डिस्क्रीट चार्ज का रीजन है, तो एक यहाँ पर मान लो कि चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पर है ही नहीं, फिर यहाँ पर थोड़ा सा कम है और यहाँ पर बिल्कुल उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये जो सिस्टम है ये डिस्क्रीट चार्ज को दिखाता है। तो इसमें अलग अलग मतलब डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट पॉइंट पर डेंसिटी ऑफ चार्ज अलग अलग होती है, तो इसलिए यहाँ पर फ्लक्स फाइंड करना इतना आसान नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी दिखाना इतना आसान नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रहता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या होता है, डिस्क्रीट चार्ज से अगर कोई गॉसियन सरफेस पास हो रहा है तो उसके लिए फ्लक्स और चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड मुश्किल होता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज। ठीक है ना, एज यू गो टू द चार्ज द फील्ड ग्रोज विदाउट एनी बाउंड, हाउएवर द गॉसियन सरफेस कैन पास थ्रू अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर डिस्क्रीट चार्ज होगा तो उसके लिए फ्लक्स फाइंड करना आसान नहीं होगा, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम का ही गॉसियन सरफेस लो। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास क्या, वो है गॉस लॉ इज ऑफन यूजफुल टूवर्ड्स अ मच ईजियर कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज़ सम सिमेट्री। ठीक है, अगर हमारे पास जो हमने सरफेस लिया है गॉसियन सरफेस, वो क्या है कि वो कैसा होना चाहिए, सिस्टम, उसको हम सिस्टम बोल सकते हैं, हैज़ सम सिमेट्री। तो सिमेट्री, देखो सिमेट्री होने से क्या होता है कि क्योंकि रेगुलर सरफेस होता है तो इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो इसलिए अगर हमारे पास क्या सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, सिमेट्रिकल सब्जेक्ट है, सिमेट्रिकल सरफेस है, तो वहाँ पर आपको गॉसियन जो आपका फ्लक्स निकालना उतना मुश्किल नहीं होता है। ठीक है ना, आसानी से वो निकाल आता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा, व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री दिस इज फैसिलिटेटेड बाय द चॉइस ऑफ सूटेबल गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस क्योंकि यूनिफॉर्म हो जाता है, यूनिफॉर्म होने से क्या होता है कि चार्ज हर एक पॉइंट पर सेम रहेगा, तो दैट्स वाई वहाँ पर क्या होता है कि फ्लक्स निकालना आसान हो जाता है। ठीक है ना, और सबसे लास्ट में बचता है कि गॉस लॉ जो होता है ये इन्वर्स स्क्वायर डिपेंडेंस है, इन्वर्स स्क्वायर डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस मतलब कि जैसे कि क्योंकि हम जब फ्लक्स लेते हैं तो वहाँ पर क्या आता है, ई एस आता है, कॉस थीटा को हम 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर ई जो आता है, ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो दैट्स वाई हमारा गॉस लॉ क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस होता है इन्वर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑफ डिस्टेंस। ठीक है ना, और डिस्टेंस। ठीक है ना, तो आप दिख ही रहे हो कि ये जो डिस्टेंस आर है वो क्या है, उसका स्क्वायर जो है उस पर डिपेंड कर रहा है गॉस लॉ, तो इसीलिए बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस। ठीक है, ये सबसे लास्ट वो होता है इन्वर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस। ठीक है, और ये हमारा कहाँ से आता है, कूलॉम लॉ से ही आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं से ये निकाला जाता है। तो यानी कि फ्लक्स जो होता है डिस्टेंस के स्क्वायर पर भी डिपेंड करता है, ये गॉस लॉ बोलता है। ठीक है, एनी वायलेशन ऑफ गॉस लॉ विल इंडिकेट डिपार्चर फ्रॉम द इन्वर्शन स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या है, गॉस लॉ नहीं लग रहा है किसी सिस्टम के लिए, तो वहाँ पर ये जो स्क्वायर लॉ है डिस्टेंस का, ये भी वर्क नहीं करता है, ये वहाँ पर वायलेट हो जाता है, यानी कि डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो यही गॉस लॉ के कुछ पॉइंट्स थे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन या इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी चीज़ें बताऊंगा, और इसके साथ साथ मैं इसके न्यूमेरिकल भी लेकर आऊँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।